आज के इस कार्यक्रम में मैं अचानक उपस्थित तो नहीं हुआ हूँ, क्योंकि दैनिक भास्कर का आग्रह काफ़ी दिन पहले था, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर परसों नरसों दोबारा तगादा हुआ, तो फिर मैंने कहा कि भाई 17 को ही करो। तो मैं कोशिश करता हूँ 6 बजे तक लौटने की, लेकिन निश्चित रूप से आप सबके बीच आकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ और आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दैनिक भास्कर समूह आज देश का अखबार जगत का बड़ा समूह है, लेकिन मेरा ये सौभाग्य कहो कि दैनिक भास्कर की उत्पत्ति तो झांसी में हुई, लेकिन उत्कर्ष ग्वालियर से ही शुरू हुआ। और ग्वालियर मेरी भी जन्मभूमि है, और एक तौर से अपने साथ ही साथ भास्कर को भी, उसकी यात्रा को भी नज़दीक से देखने का मुझे अवसर समय समय पर मिला। मुझे ध्यान है कि राजपूत हॉस्टल के सामने भास्कर लैंड होती थी और वहाँ सेठ द्वारका प्रसाद जी अग्रवाल वो भास्कर अखबार का संचालन करते थे। लेकिन उस कालखंड में भी भास्कर हमारे अंचल का उत्कृष्ट अखबार था। पठन पाठन की सामग्री की दृष्टि से भी, समाज के मुद्दे उठाने की दृष्टि से भी, संपादन की दृष्टि से भी और सर्कुलेशन की दृष्टि से भी देखें तो सबसे बड़ा अखबार भास्कर ही माना जाता था। उसके बाद स्वदेश भी आया, कुछ समय आचरण भी आया, सबने दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन भास्कर सने 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 भोपाल भी गया, इंदौर भी गया, और अब तो राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। और एक तौर से हम सब ग्वालियर वासी भास्कर की यात्रा पर गर्व कर सकते हैं, ऐसी यात्रा भास्कर अखबार की रही है। भास्कर का जो संपादन है वो मैं बहुत लंबे कालखंड से नज़दीक से देखता हूँ। संपादन में निरंतर निखार होता ही गया है। वक्त के साथ अवमूल्यन होना स्वाभाविक है, लेकिन भास्कर ने वक्त की आंधी में भी अपने आप को ठीक प्रकार से खड़ा रखा है। इसके लिए मैं भास्कर समूह के सभी अधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भास्कर खबर के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी अपने दायित्वों का समय समय पर निर्वहन करता रहता है। चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे रचनात्मक समस्या हो, चाहे और अन्य जनोपयोगी विषय हों, विभिन्न विषयों को प्रोत्साहित करना हो, तो भास्कर समूह की अपनी जो एक जिम्मेवारी उन्हें वहन करना चाहिए वो समूचे देश में करते हैं। मतलब जिस कार्यक्रम में मैं ग्वालियर में उपस्थित हूँ, ये कार्यक्रम इंदौर में भी संपन्न हो चुका है, तो मैं उसमें भी कई बार इंदौर में जा चुका हूँ। तो सभी स्थानों पर
ये लोग लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इसको जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं करने का प्रयत्न भास्कर के द्वारा निश्चित रूप से होता ही है। कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिनमें प्रोत्साहन अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो सामान्यतः देखें तो जीवन के हर विषय को ही प्राधान्य देना आवश्यक है, लेकिन जब हम शिक्षा को देखें और स्वास्थ्य को देखें तो ऐसा लगता है कि इसको प्राथमिकता से देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कितना भी करो तो कमी है, और शिक्षा से ही हमारा उत्कृष्ट भी जुड़ा हुआ है। और इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, आने वाले कल हमारा सबका उतना ही अच्छा होगा। और ठीक इसी दृष्टि से देखें तो चिकित्सा का क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कई बार कहा करता हूँ कि आजीविका कमाने के लिए मनुष्य के सामने बहुत सारे कामकाजी क्षेत्र हैं जिनमें व्यक्ति धनार्जन कर सकता है, शोहरत कमा सकता है, लेकिन चिकित्सा का एक पेशा ऐसा है जिसमें व्यक्ति पैसे के साथ साथ श्रद्धा भी बटोर सकता है। बाकी दूसरे क्षेत्र ऐसे नहीं। पैसा होगा, फिर कुछ दोगे तो श्रद्धा मिले ना मिले, रिस्क है। लेकिन अगर कोई चिकित्सक मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और समय समय पर व्यक्ति की जरूरत को महसूस करते हुए उदार मन से उसका इलाज करता है, उसकी तकलीफ में सहकार कर सकता है, तो निश्चित रूप से वो देव पुरुष भी हो सकता है। कम से कम उन लोगों के लिए तो देव पुरुष हो ही सकता है कि जिसने उसको बीमारी के समय साथ दिया है। मेरे जीवन में एक उदाहरण ऐसा है कि एक सतना में एक डॉक्टर यादव थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो बहुत अच्छे थे, बड़े गरीब परिवार थे। जब भी कोई बुलाए पहुंच जाते थे। कोई फीस दे तो भी ठीक है, ना दे तो भी ठीक है। और उनके व्यवहार की लोकप्रियता मतलब ऐसी थी जिसको सामान्य तौर पर किसी यंत्र से मापो तो असंभव था। तो बहुत पुरानी बात हो गई, इसको 30 साल लगभग होने को आए होंगे। तो मैं एक दिन सतना पार्टी के दौरे पर गया, तो ग्वालियर से बैठा कुतुब एक्सप्रेस में। सुबह 6:30 बजे मैं सतना रेलवे स्टेशन पर उतरा। तो परंपरागत रूप से कुछ कार्यकर्ता लेने के लिए आए थे, तो हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकले। तो सतना रेलवे स्टेशन पर बहुत पार्किंग आपकी उस जमाने में नहीं थी, तो बड़ा भीड़ भाड़ रहती थी, रिक्शा है, टेम्पो है, फलाना है, ठिकाना है। उस दिन देखें तो एकदम 7 बजे शांति थी। तो मैंने सब लोगों से पूछा, मैंने कहा कि आज सतना कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है, क्या कारण है? कोई रिक्शा नहीं दिख रहा, तुम लोग भी कोई गाड़ी लेके नहीं आए, मोटरसाइकिल से ही आए हो। तो उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ डॉक्टर यादव हैं, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो 3 दिन से सतना पूरी तरह बंद है। पूरे सतना में चाय की दुकान भी खुली नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर हम चलते चलते आ गए रुकने के स्थान पर। फिर मैंने सबसे पूछा डॉक्टर यादव के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 3 दिन हो गए हैं, मतलब बीड़ी सिगरेट तक किसी दुकान पर उपलब्ध नहीं हो रही।
तो मैंने उनको ऐसे ही कहा, मैंने कि यार डॉक्टर यादव ज़्यादा अच्छे हैं, अपन लोग इतना पसीना बहाते हैं तो भी इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाते। डॉक्टर यादव डॉक्टरी करते करते भी इतना लोकप्रिय है कि पॉलिटिकल लीडर उनके सामने कहीं लग नहीं रहा। खैर बहरहाल हम लोग तो प्रतिपक्ष में थे, तो कोई ट्रांसफ़र कैंसिल कराएं कुछ कराएं ये तो सोचने की बात थी नहीं उस कालखंड में। खैर बहरहाल मैं दिन भर बैठक बैठक अपना कर कुरा के शाम को ट्रेन से बैठ के भोपाल आया। तो उसके थोड़े दिन बाद नगर निगम का चुनाव आया। तो मैंने उस जमाने में सतना वाला जो इलाका था हमारा पार्टी की दृष्टि से कमज़ोर इलाका ही माना जाता था। तो मैंने पार्टी को सुझाव दिया कि भाई मेयर लड़ाना है तो डॉक्टर यादव एक है सतना में, उनको लड़ा दो, 200% जीतेंगे वो। तो उन लोगों ने पूछा मुझसे, हमारे बड़े नेताओं ने, कि कौन है डॉक्टर यादव, क्या है क्या नहीं है फलाने का। तो मैंने बताया भी मैं ऐसे ऐसे गया था और मैं देखा 3 दिन तक मार्केट पूरा बंद था और बाद में सरकार को झुककर उनका ट्रांसफ़र निरस्त करना पड़ा। तो जो व्यक्ति इतना लोकप्रिय है तो उसको तो लोग वोट दे ही देंगे। तो मेरी उम्र काफ़ी कम थी उस समय, तो पार्टी के नेतृत्व ने उसको गंभीरता से लिया नहीं। और खैर नगर निगम का चुनाव हो गया और मुझे बीच में कभी अवसर भी नहीं मिला। एक बार किसी कार्यकर्ता के घर में गया, उसका बच्चा बीमार था, तो डॉक्टर यादव अपने लैम्बर्टा स्कूटर से उसको देखने आए थे। तो तब उन्होंने मेरा परिचय कराया, डॉक्टर यादव हैं। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वही वाले यादव हो गए? तो बोले हाँ मैं वही वाला यादव हूँ। तो मैंने कहा अभी तक ट्रांसफ़र दोबारा नहीं हुआ आपका? बोले नहीं नहीं अभी नहीं हुआ। तो एक बार की उनसे मुलाकात है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद जो नगर निगम का चुनाव हुआ, उस नगर निगम के चुनाव में डॉक्टर यादव रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद लोगों ने उनको निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया और डॉक्टर यादव बीजेपी कांग्रेस सबको हराकर सतना के महापौर बन गए। तो आप सोचो कि व्यक्ति अपना दायित्व निभाते हुए भी कितनी श्रद्धा अपने हक में उपलब्ध कर सकता है। ये चिकित्सा के पेशे में चांस है, बाकी और किसी पेशे में चांस नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दैनिक भास्कर समूह के सभी मित्रों को कि ऐसे तमाम सारे चिकित्सक और शिक्षण संस्थान को आज सम्मानित करने का ये अवसर है। मैं सम्मान करने से पूर्व ही आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।